में 2 साल का है। तो मैंने एक फाउंडेशन कोर्स रखा है जो 2 साल का है। उस कोर्स का सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि आप आइए, पहले हम आपकी सोच टेस्ट करेंगे, फिर आपकी समझदारी को भी टेस्ट करेंगे, फिर हम 6 महीने आपको यह बताएंगे कि इसको विकसित कैसे करना है, और पढ़ा के ही बताएंगे। उसका नाम ही है फाउंडेशन कोर्स। इसलिए हमने 2 साल का कोर्स रखा उसे। आप इलाहाबाद जाइए, दिल्ली जाइए, बहुत सारे लोग 6-6 साल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि जड़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि भैया हम तो ग्रेजुएशन है, कंपाउंड में बताओ क्या होता है, नहीं पता। हम भैया हिस्ट्री से पीजी कर रखे हैं, सुल्तान कौन होता है, सुल्तान और बादशाह में फर्क क्या है, नहीं पता। संयम। 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तुरंत परिवर्तन, बच्चा पैदा हुआ, आपने उसे खड़ा कर दिया, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी सब, उसको 6 महीने लगता है पलटने में, 1 साल लगता है क्रॉल करने में, और 1 साल से ज्यादा लगता है खड़े होने में। भारत और चीन में यही फर्क है, वहां का परिवर्तन दिखाई पड़ता है क्योंकि फोर्सफुल परिवर्तन है। भारत का परिवर्तन ग्रेजुअल है, नैसर्गिक, प्राकृतिक। और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं बहुत ताकतवर है। हमारी आने वाली जो जनरेशन है, आपकी जनरेशन, हमारी आने वाले जो युवा है, वो बहुत समझदार है। उसे वाकई में दिशा की ही जरूरत है। संयम। हर चीज का एक टाइम है, वो करना ही पड़ेगा आपको, कोई बचा ही नहीं सकता। यहां गोरखपुर से कितने लोग दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए। फिर मैं बाहर निकला, एक मेरा स्टूडेंट मिल गया 2016 बैच का। हाँ, अरे क्या हुआ, कहा सर दुकान पे जा रहे हैं, 2016 में आपके साथ थे, एग्ज़ाम दिए थे। हाँ सर। परिवर्तन करने में दर्द होता है, पढ़ने में दर्द नहीं होता। पढ़ाई चुनौतीपूर्ण है नहीं, परिवर्तन चुनौतीपूर्ण है। पढ़ाई तो मजेदार चीज है। जब आप मैथ का कोई फॉर्मूला समझ गए और आप उस फॉर्मूले के बेस पे बाकी क्वेश्चन लगाने लगे तो मजा आएगा आपको। उस फॉर्मूले को समझना चुनौतीपूर्ण है। पढ़ाई मुश्किल नहीं है, परिवर्तन मुश्किल है, क्योंकि परिवर्तन में दर्द होता है, तापमान सहना पड़ता है। भाई लोहे को परिवर्तन करना है तो गलाओगे ना, जलाओगे उसको, आग में रखोगे, सोने को आग में रखोगे। परिवर्तन का नियम ही है ये कि वो तुमको कष्ट देगा, कोई उस कष्ट से तुम्हें बचा ही नहीं सकता। इसलिए आज के इस व्यावसायिक युग में, कैपिटलिज्म के पीरियड में, वो लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं जो बहुत अच्छा सपना दिखा ले आते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि परिवर्तन बिना पीड़ा के संभव ही नहीं है ही नहीं। है ही नहीं। हर व्यक्ति, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, वो कोई भी हो, उसे उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। उस पीड़ा को बर्दाश्त करने का नाम है संयम। जैसे आप चढ़ाई पे जा रहे हैं तो कहीं तो चढ़ाई खत्म होगी, तो जहां खत्म होगी वहां फिर बहुत मजा आएगा। एक बार आप समझना सीख गए कि यार ये नेशनल इनकम का मतलब ये होता है। भाई आज डेमोक्रेसी क्यों खतरे में है भारत में? क्योंकि यहाँ का आदमी इकोनॉमी नहीं समझता। आपने अपने नौकर को 1000 रुपये दिया खर्चा करने के लिए, तो हिसाब मांगेंगे ना। इस देश का आदमी हिसाब ही नहीं मांगता अपने नौकर से।
इस देश में राजा कौन है? यहाँ की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। उसको मतलब ही नहीं। कोई कहता हम सत्ता में आएंगे तो हवाई जहाज बांटेंगे। कहा क्यों बांटोगे? और हर आदमी बांट रहा है। क्यों बांटोगे? हमारा पैसा है, टैक्स का। फ्री में पढ़ाओ, एजुकेशन दे दो, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इंडस्ट्री लगा दो। डेमोक्रेसी वहीं सफल हो सकती है जहां पे एक बहुसंख्यक तबका बहुत समझदार हो। इसीलिए ब्रिटेन जैसे देशों में वोटिंग राइट जो थी वो एक बैग सबको नहीं दी गई। जैसे हमारे देश में एक बैग दे दी, एडल्ट फ्रेंचाइज। नेहरू जी अच्छा सोचते थे कि हमारे देश के लोगों की समझदारी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल 13% लिटरेसी रेट थी जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन लिटरेसी का और समझदारी से कुछ भी लेना देना नहीं। तो उन्होंने कहा हमारे देश के लोगों की समझदारी अच्छी है तो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे देंगे, सबको वोट देने का अधिकार हो। बड़ा जबरदस्त रिस्क लिया था उन्होंने, चाइना नहीं कर पाया। और मजेदार बात यह है कि जब 13% लिटरेसी थी तो संसद में बड़े अच्छे नेता थे, और आज 80% लिटरेसी है। कोई राम मनोहर लोहिया दिखाई नहीं पड़ता, जर्मनी से डॉक्टरेट पीएचडी में राम मनोहर लोहिया। जब मरे थे तो उनकी जेब में 10 रुपए थे। उनकी लाश को इलेक्ट्रिक उससे दफना जलाया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे दाह संस्कार पे पैसे मत खर्चा करना, मेरा गरीबों का मुल्क है। जर्मनी से। जमनालाल बजाज उस वक्त अंबानी की तरह थे, अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे लोहिया से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है आप अपनी बेटी की शादी कर दें, बहुत अच्छा है, लेकिन संपत्ति भी मैं आपकी लूंगा सारी। तो बजाज ने कहा मेरी एक ही बेटी है यार, तो बेटी दूंगा तो संपत्ति भी दूंगा। हाँ हाँ बोले ठीक है। तो बोले संपत्ति लेने पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? कहा मैं बांट दूंगा लोगों में। बोले ना मैं तुमसे शादी करूंगा ना मैं अपनी संपत्ति दूंगा, पागल हो यार। लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, कलाम साहब जब राष्ट्रपति भवन छोड़े तो आर्मी के ट्रक आए थे उनका सामान लादने के लिए। तो बोले भैया 2 लगेज है बस, एक में कपड़ा है एक में किताब है। संयम। संयम मतलब पीड़ा, जो परिवर्तन के समय हो रही है पीड़ा, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता कि नहीं नहीं इस कालिमा के बाद एक उजाला होगा, वो संयम है। रात गहरी हो रही है, उस वक्त संयम चाहिए कि नहीं नहीं सुबेरा होगा, लाइट आएगी। और लास्ट, जिसके बिना कुछ संभव ही नहीं। इसके अर्थशास्त्र कहती है ना कि 7 limbs ऑफ द स्टेट, राज्य के 7 अंग हैं, सप्तांग थियरी। राजा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी। लेकिन उन 7 में एक चीज वो कहता है कि अगर ये नहीं है तो बाकी 6 तो आएंगे ही नहीं कभी, और वो है रेवेन्यू, टैक्स। बिना टैक्स के राज्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए तो ऋग्वैदिक काल में राज्य नहीं है, टैक्स नहीं है। तो इन तीनों के अलावा एक ऐसी चीज आपको चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, और वो है शक्ति, जिसको हम कहते हैं विल पावर। विल तो सबके पास है, और जब भी किसी चीज का विकास करना हो तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, छोटे छोटे गोल बनाओ। जैसे हम सुबह 6 बजे उठेंगे,
पहले दिन गोल मत बनाओ कि हम रात में 2 बजे उठेंगे, फिर 2 घंटे ध्यान करेंगे, नहीं हो पाएगा। गोल छोटे बनाओ। सर 8 बजे सुबह उठते हो सो के, तो गोल बनाओ कि मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे। फिर तुम्हारा 7 बजे का टर्न हो जाए तो कहो 6 बजे उठूंगा, फिर 5, ऐसे करो। और इसके लिए शक्ति चाहिए। और जब छोटे छोटे गोल बनाओगे और अचीव होंगे तो हिम्मत बढ़ेगी। या तुम 8 बजे उठते हो और तुमने कहा मैं 3 बजे सुबह उठूंगा, पता लगा तुम कभी उठ ही नहीं पाए, तो 1 महीने अगर तुम नहीं उठ पाए तो तुम्हारी निराशा बढ़ गई कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम 8 बजे उठते हो, तुमने गोल बनाया कि कल से मैं 7 बजे उठूंगा, और तुम उठे तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ी कि यार मैं 7 बजे उठ गया। फिर 15 दिन बाद तुम 6 बजे उठे, तुम्हारी हिम्मत और बढ़ी। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। कोई भी चीज सीखने के लिए ना बहुत धीमी गति से चलना पड़ता है। जब तुम साइकिल चलाए तो एक दिन में थोड़ी गद्दी पे बैठ गए, डंडे में गए, कैची गया, फिर गद्दी। पहले तो बैलेंस ही किए 10-12 दिन। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ी चीज मिस की, वो ये मिस की पिछले 30 साल में। भारत की एजुकेशन पॉलिसी तो शुरू से, मैकाले को यही बात तो समझ में आई थी कि इस देश की सबसे खतरनाक चीज है यहां की एजुकेशन पॉलिसी। सोचना सिखाते हैं। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, तो हरिद्वार में बैठा हुआ था, बड़ा संतों के बारे में पढ़ा था उसने, भारत के संत ऐसे हैं वैसे हैं। ये आईसीएस था, सिविल सर्विस का पर्सन था, पढ़ा लिखा आदमी था। तो वहाँ के लोगों ने उसको बताया कि साहब यहाँ बड़े महान महान लोग रहते हैं और ऐसा है वैसा है। तो एक दिन बैठा हुआ था तो गंगा के किनारे, तो एक महात्मा जी आए और पानी पे चलते हुए नदी के उस पार चले गए। वो तो बहुत सन्नाटे में आ गया कि अरे भैया ये टेक्नोलॉजी कब सीखे। काफी देर तक बैठा रहा, शाम हो गई, बैठा ही रहा। महात्मा जी शाम को उधर से वापस आए। तो उसका जो जीवनीकार है वेडरबीन, उसने इस घटना का उल्लेख किया है। उसने लिखा कि पश्चिम कितना भी विकास कर ले, भारत को छू नहीं सकता। अब ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा भी है और गंदा भी है, दोनों है। अच्छा इसलिए कि हमारे पास क्षमता बहुत है, गंदा इसलिए है कि जब क्षमता है तो दूसरे क्षेत्र में विकास क्यों करें। भाई ध्यान करने के साथ अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो बुरा क्या है। आपके पास एक अच्छी चीज है ध्यान, आप उसका विकास करिए। लेकिन अगर आप एक दुनिया के अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। कर्जन है, वो कहता है ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। अब ये स्टेटमेंट सीना चौड़ा कर देता है, यार कर्जन ऐसा कह रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, हमें सुस्त करता है। कि यार जब हमने इतनी ऊंचाइयां पा ली है, हम भगवान बनाते हैं, तो हम साइंटिस्ट क्यों बनाएं। तो भगवान को नहाने के लिए साबुन अच्छा कहां से आएगा, भगवान को पहनने के लिए कपड़ा अच्छा कहां से आएगा, भगवान को पहनने के लिए गाड़ी अच्छी कहां से आएगी। तो भारत भगवान बना रहा था और पश्चिम गाड़ी बना रहा था। यही यही आज हमारा केलॉग से लेकर बोइंग तक हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हमने दूसरे पहलू पे ध्यान नहीं दिया। और हमारे यहाँ भगवान है, पंडित रविशंकर हैं, सदगुरु जी हैं, सारे लोग हैं, ये किस गाड़ी पे चलते हैं, इंपोर्टेड गाड़ी पे। बस वहां मिस कर गए हम। तो राजा बनने की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है,
उसमें शिक्षा एक अहम स्थान रखती, बहुत अहम। उस पर हमारे मित्र शुभम जी बोलेंगे। और ये कुछ लोग होते हैं ना जो आसमान में छेद करते हैं, ये उनमें से एक है, क्योंकि शक्ति और संयम अकूत भरा हुआ है। इसलिए मैंने इनसे कहा कि आज आप उसी सारी चीज़ों पे बोलिए। खान साहब हमारे हैं तो पॉलिटी पढ़ाने, पॉलिटी के देवता भी इनकी क्लास में आके बैठ जाते हैं, क्या रहे भैया। तो राजा बनने का अगर सूत्र कोई होता खासकर, तो मैंने कहा ना, शिक्षा पर तो, जो उच्च शिक्षा उस पर तो बड़े लोगों का अधिकार है। मेयो स्कूल जो है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वहाँ पे आज भी आम आदमी घर का बच्चा नहीं पढ़ सकता मेयो में। ऐसे बड़े सारे स्कूल हैं हिंदुस्तान में, पर मैंने मेयो का एग्जांपल दिया। लेकिन मेयो ने कितने प्रधानमंत्री बनाए? तुमने कांटा छुरी चलाना सिखा दिया, एटिकेट सिखा दिए, खड़े कैसे होना है, मफलर कैसे बांधना है, वो सब तो तुमने सिखा दिया। सोच, समझदारी, संयम और शक्ति, अगर ये चारों कमोडिटी होती तो गरीब आदमियों को तो आत्महत्या ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि फिर उनकी गरीबी दूर होने का कोई रास्ता ही नहीं था। 14 सीट मिली थी एडोल्फ हिटलर की पार्टी को 1919 में। ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, कुछ भी किया उसने हिस्ट्री में, वो एक अलग बात। लेकिन 1931 में और 34 में पूरी जर्मनी पे कब्जा, और 38 की म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन और फ्रांस को बैठा के वो कहता है कि बस हम हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। एक बहुत ही आम घर का इंसान, डॉक्टर अंबेडकर, कितनी ऊंचाइयां टच की उस आदमी ने। तो राजशाही का जो पहलू है वो एक है शिक्षा, अहम पहलू, और दूसरा है व्यक्तित्व। और दोनों का जब तक बैलेंस मिश्रण नहीं होगा तब तक हम इसीलिए हम आईएएस की तैयारी कहते हैं, पढ़ाई नहीं कहते। आपने गौर किया इस बात को कि हम ये नहीं कहते कि आईएएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम कहते हैं आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। मतलब पढ़ तो आप पहले ही चुके हैं, ग्रेजुएशन किया ना आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसका मतलब आप पढ़ चुके हैं। अब आप तैयारी करने जा रहे हैं। तैयारी करने जा रहे हैं मतलब कि इस विधा की जो रिक्वायरमेंट्स है, आप कोचिंग करने जाते हैं। द्रोणाचार्य प्रोफेसर है, अर्जुन कोच है, कृष्ण कोच है, सॉरी, उनको पता है कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा करना है, बस। तो गर्ग आईएएस एकेडमी इन सारी चीजों को ध्यान में रखे हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा घर गोरखपुर में है, बहुत लोगों को नहीं पता, पड़हलगंज में। तो एक विशेष लगाव तो इस ज़मीन से है ही है। फिर बाबा गोरखनाथ है। फिर जैसे इन्होंने शुरुआत में कहा हमारे रजत भाई ने कि जज्बात को अगर दिशा मिल जाए तो हम एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका परिणाम समय ही बताएगा। और यहाँ जो तैयारी पढ़ाई आप कर चुके हैं, तैयारी, यहाँ आपको सिविल सेवा की तैयारी कराई जाएगी। हो सकता है आपको
पीटा भी जाए। पढ़ाई का बड़ा गहरा संबंध है उससे। लेकिन पहले के जो टीचर थे आज से 40-50 साल पहले, वो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत को जानते थे। तो यहाँ मारते थे, यहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ना, तो लड़का होमवर्क करके नहीं है तो यहाँ मारा स्टिक, तो यहाँ कुछ खुल गया कि करेंगे सर, हाँ बोले करोगे ना। आजकल के टीचर वो इस एक्यूप्रेशर को जानते नहीं, कान पे मार दिया, पता लगा सुनने की क्षमता ही चली गई। यहाँ थोड़ी मारना है, आंख पे थोड़ी मारना है, यहाँ मारना है, यहाँ। हमारे टीचरों ने यहाँ मारा कि हाथ आगे करो, हाथ हाथ, सब ऐसे कर लेते थे, बोले और मारेंगे। तो उस वक्त समझ रहे थे कि यहाँ क्यों मारते हो यार। तो बाद में पता चला कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, तो यहां मारेंगे तो यहां खुलेगा, तो शाम को होमवर्क अपने आप होता रहेगा। ऐसे ही सारे उद्देश्यों के साथ हम यहाँ पे गर्ग IAS अकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक हमारा कोर्स 2 साल का होगा, 2 साल का, जिसमें आपको बेसिक्स ABCD से पढ़ाएंगे हम। आप कुछ नहीं जानते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन आप इस बात को मानिए, उसकी हम शुरुआत ABCD से करेंगे। वो 2 साल का कोर्स होगा। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप उसी वक्त उसको ज्वाइन करें। वो एकदम राइट टाइम होगा आपके लिए। जैसे आपको, और आपको पहली बार ऐसा होगा कि आपको रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा आपका, आप ही को दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को नहीं देंगे, जिससे आपको आपकी अपनी ग्रोथ पता चलती रहे कि हम कहाँ पे हैं। एक हमारा कोर्स 1 साल का होगा, लेकिन उस 1 साल के कोर्स में टेस्ट पे लोग रहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी बेसिक्स तैयार है, आपको 1 साल लगेगा। अगर आपको फोर्स, मास, मोमेंटम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता है तो आपको 1 साल लगेगा। अगर नहीं पता है तो आप कहीं चले आइए, कहीं चले आइए, जहां जाना है आप जाइए, कोई बात नहीं। ओपन मार्केट का यही तो नियम होता है। ओपन मार्केट का बहुत अच्छी बात होती है, ओपन मार्केट, उसमें जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी फायदा होता है और कंज्यूमर को भी फायदा होता है। कंज्यूमर को यह फायदा होता है कि उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, जैसे हुंडई है, मारुति है, वोक्सवैगन है, सब अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और सब चाहते हैं कि कोई नई चीज़ दे दे अपनी कंज्यूमर को, तो उससे कंज्यूमर को फायदा होता रहता है। ओपन मार्केट बड़ी अच्छी चीज़ होती है, उसमें बिजनेसमैन को अपने आप को सुधारने का मौका होता है कि यार क्या ऐसा दे दें कि कंज्यूमर खुश हो जाए। तो ट्रेडिशनल चीज़ों से बहुत हटके, अगर आपका बेस अच्छा है, वो हम टेस्ट करेंगे है कि नहीं, तो आपको 1 साल लगेगा। अगर आपका बेस नहीं है तो आपको 2 साल लगेगा। बाकी आज शाम को हमारा प्रोस्पेक्टस इशू ही हो जाएगा, हमारे वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस होगा ही, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ की, इंस्टीट्यूट की, उसके कोर्स की, वहाँ से मिल ही जाएगी। और आशा करते हैं कि आप शायद निराश नहीं होंगे। जय हिंद। इसको हटा दिया। जन्म तो इसी कमिश्नरी में हुआ, लेकिन निर्गुण, निरापार और निर्विशेष रूप से इस गोरखनाथ की धरती पर कर्म करने का ये पहला मौका मिला। अभी आपके सामने मेरे कंपटीशन में भी और पढ़ाने के क्षेत्र में भी एक कृष्ण के रूप में सदैव ये हमारे साथ रहे, सारथी खुद बने रहे
डायरेक्शन देते रहे। तो अवध सर को आप लोगों ने सुना, अब बताने के लिए उसके बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे सर ने कहा कि सोच समझ हो, पेशेंस हो। तो जिस व्यक्ति का जैसा लक्ष्य होता है वैसा उसका कैरेक्टर बनता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोचेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, तो कैरेक्टर मत देखिए, उसकी सोच देंगे, हम बता देंगे कि हाँ उसका कैरेक्टर कैसा है। अब लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य को निर्धारित करने का सबसे बेहतर जो तरीका सर ने बहुत बेहतर बताया, मैं छोटी सी उसको रूप दे रहा हूं बस, कि जो लक्ष्य निर्धारित होता है वो सोच से होता है, ये माइंड, मन। और अवध सर अक्सर ये बात बोलते हैं कि जैसे पेट को भोजन की जरूरत होती है ना, वैसे मन को भी भोजन की जरूरत होती है। अब लकड़ी हम नहीं पचा सकते, पेट नहीं पचा सकता, जबकि ऑप्शन हमारे पास वो भी है। तो वैसे ही मन को भोजन के रूप में क्या चाहिए, एक तरफ सारी सांसारिक चीजें भी हैं, ऑडी भी है, 2 बीघा जमीन भी सर ने कही, मेट्रो भी सर बताए, सारी की सारी चीजें हैं आपके सामने। आंख है, मन को कंसंट्रेट आपने किया, और दूसरी तरफ गीता भी पढ़ी है, हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ी है। अब आप दोनों में से ऑप्ट क्या कर रहे हो, क्या चुन रहे हो? यही मन है जो सबसे बड़ा आपका अस्त्र है, सबसे बड़ा हथियार है। आंख बंद की, मन खुला। जब आंख बंद करेंगे तभी मन खुलेगा। अब उस मन में देखो कि कौन सी विषय वस्तु आ रही है, सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। तो जिस दिन से आप ये सोचना शुरू करते हैं, उस दिन से आपके प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। चाहे किसी भी चीज की, सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो कैसी अनुभूति होगी, ये तो शुभम जी आपको बेहतर बताएंगे कि क्या मजा मिलता है। लेकिन जिस दिन से आप सोचना शुरू करते हैं, और सोच को आप बदलेंगे कैसे? एक्ट से। उस सोच को जमीन पे उतारेंगे कैसे? अपने एक्ट से। और एक्ट के लिए एक तरफ आपके पास पुस्तकें हैं, पुस्तक तो बहुत हैं, बहुत से बहुत से, लेकिन जरूरत होती है उस पुस्तक को पढ़ने की। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें यह जानना जरूरी है कि क्या न पढ़ें हम। इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्या न पढ़ें। वहीं पे आपको कोच की जरूरत होती है। बाकी तो मेरा आपसे आमना सामना होगा इस गोरखनाथ की धरती पर। सर ने आपको बहुत बेहतर ढंग से बताया। अब मैं चाहूंगा ये कि शुभम जी आप लोगों से रूबरू हों, क्योंकि प्रतीक्षा आप लोगों की इंतजार उन्हीं का है। और रजत जी ने तो बताया ही आपको कि जो उनके पास, देखिए धन दौलत से ज्ञान का कोई रिश्ता नहीं है, ज्ञान का पैसे से कोई रिश्ता नहीं है। अगर पैसे से उसका रिश्ता होता तो न सूरदास होते न तुलसीदास होते। पैसा नहीं था, लेकिन ज्ञान थी।
अब उस ज्ञान का इस्तेमाल हम देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हिटलर के रूप में कर सकते हैं या गांधी के रूप में कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दोनों होता है। तो रजत जी के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बस उसको डायरेक्शन देने के लिए इन्होंने एक नई शुरुआत की है इस ज़मीन से, कि बच्चों के पास, मैं तो चूंकि इसी कमिश्नरी से हूँ, देवरिया एक ज़िला है, वहीं का रहने वाला, तो बच्चों के पास बहुत पोटेंशियल है, उत्साह बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इतना उत्साह ना हो कि छत पे है खड़े हैं तो कूद जाए। उस उत्साह को मेंटेन करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो रजत जी के पास वो सारी चीज़ें हैं और उन्होंने एक पहल की है, बेहतर पहल किया है। ईश्वर से मेरी कामना है कि उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा। इन सब बातों के साथ आप सारे के सारे लोगों को मेरा जय हिंद। मैं चाहूँगा कि आप लोग शुभम जी से कुछ रूबरू हों, क्योंकि जो आईपीएस है, आईएएस है, वो वाकई में बहुत नज़दीक से चीज़ों को रियलाइज़ करता है सेलेक्ट होने के बाद, और तैयारी भी नज़दीक से किए रहते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको सुनाएं। शुभम। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू गर्ग आईएएस एकेडमी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, जो मैंने इतना सीखा है, जो अपना मेरी एक 6 साल की जर्नी है, कि वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ अपने लर्निंग्स, और उससे भी बड़ी बात अपने मिस्टेक्स। क्योंकि जैसे सर ने बोला, सोच, समझदारी, संयम और शक्ति, ये जो 4 बहुत इम्पोर्टेंट पहलू हैं। तो बहुत से मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर क्या हम कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ से आए हैं, हम यहाँ पढ़े हैं, क्या हम कर पाएंगे। तो ये जो सोच होती है, ये यहीं से स्टार्ट होती है। और आप जब ये समझ जाएंगे कि क्या कर सकते हैं या नहीं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं कि 6th क्लास तक मैं एक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद इंग्लिश में शिफ्ट हुआ, जैसे सर ने बोला ग्रेजुअल प्रोग्रेस। उसके बाद कॉलेज भी मेरा एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज था, कोई ऐसा बहुत ही डिफरेंट कॉलेज नहीं था। तो आप कैसे सीखते हैं अपनी लाइफ में, आप हर एक पहलू पे कैसे इम्प्रूव करते हैं, उस पर ज़रूर मैंने बहुत काम किया। उसमें मैंने लगातार ये समझा कि क्या मैं अपनी पढ़ाई या फिर अपना बैकग्राउंड ही देखते रहूं, या फिर मैं आगे बढ़ूं और कहीं ऐसी जगह पहुंच पाऊं जो कि मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का सपना था। तो आप ये भूल जाइए कि आपने क्या किया है और आप क्या कर सकते हैं। आज से शुरुआत कीजिए। आज से अगर आप शुरुआत करेंगे कल के लिए, तो आप कल ही नहीं, अपना बहुत ही लंबे समय तक बेहतर बना सकते हैं। और ये एक ऐसा एग्जाम है, यूपीएससी, मैं तो ये बोलता हूँ एग्जाम भी नहीं है, ये एक एक्चुअली इमोशन बन जाता है आपके लिए। जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो आप हर दिन सोचते हैं कि एक दिन मैं वो बनूंगा। तो वो जो होता है ना, एक इमोशन से जुड़ जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाता है कि आप डेली उस चीज के लिए फील करने लगते हैं। तो जैसे अब आपको कोई बोलता है कि सर आप ये नहीं कर सकते, या फिर सिविल सर्विस एग्जाम आपके लिए नहीं बना है, तो जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सुन सकते ना कि कुछ गलत, वैसे ही आप ये सुन नहीं पाते कि अच्छा ये मैं नहीं कर सकता, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो सोच होती है, ये आपको हेल्प करती है उस टाइम। क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत से लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन ना सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे। मैंने भी ये फेस किया था अपनी लाइफ में। तो मेरे 5 अटेम्प्ट थे, 5 अटेम्प्ट में फॉर्चुनेटली प्रीलिम्स में क्लियर कर पाया। तो जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 158 मार्क्स आए थे, तो वो मैं एकदम एक्साइटेड, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया। लेकिन जब मेंस नहीं हुआ तो मैं एक धड़ाम से गिरा कि अरे ये क्या हुआ। तो ये जो लर्निंग फेज होता है, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है।
ये हर एस्पिरेंट की कहानी है। सक्सेस स्टोरीज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एस्पिरेंट की कहानी वही होती है, वही टाइप का पेन, वही सफरिंग्स। इसलिए कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा एग्जाम के हर पहलू पे, ताकि आप सीख पाएं कि यूपीएससी एक्चुअली क्या डिमांड करता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज से, जैसे कि जो है प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसके दो पार्ट्स हैं, एक जीएस और एक सीसैट। तो जीएस में 3 पहलू होते हैं। एक होता है बेसिक्स, जो कि डेफिनेटली एनसीईआरटीज और बेसिक बुक से कंप्लीट होता है, लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि 4 चीज़ों से मत पढ़िए, एक चीज़ों को बार बार पढ़िए। उससे आपका एक परफेक्शन आता है उस चीज़ पे, आपको पेज नंबर तक याद हो जाता है। तो इससे आप रिप्रोड्यूस बेटर कर पाते हैं पेपर पे जब आपका मेंस एग्जाम होता है। दूसरी चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागिएगा, अपनी मैगजीन्स पे फोकस कीजिए, न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर के नोट्स मत बनाइए, वरना लास्ट तक आते आते आप इतने नोट्स देख लेंगे कि खुद का ही मन नहीं करेगा पढ़ने का। और तीसरी स्टेज होती है प्रीलिम्स का पेपर करना। तो जो मैं 3-4 साल से ट्रेंड देख रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई से नहीं निकाल सकते ये पेपर, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें, मैंने तो 6 साल पढ़ा है, तो भी आप 40 से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जहां आप सोच लेते हैं तो यूपीएससी कहता है ये तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, ये एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो आपको ये सीखना है कि हाउ टू अप्रोच द पेपर, कि आप जब पेपर सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स का, तो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट बना हुआ है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। और जब आप प्रोसेस को फोकस करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस। व्हाट डज दैट मीन? कि इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस का मतलब होता है आपने पढ़ाई कर ली, आप एक 60-70% लेवल तक पहुंच गए, दैट इज वेरी गुड। उसके बाद क्या? उसके बाद काम आता है कि आप उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप अपना नॉलेज प्लस कॉमन सेंस इन दोनों को मिक्स कैसे करते हैं। जब आप क्वेश्चन करें ना, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 4 ही महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, और जो आगे भी प्रिपेयर करेंगे, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं, क्या आप उनको वर्ड्स के थ्रू, वर्ड के मीनिंग के थ्रू आप सॉल्व कर पा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है एक क्वेश्चन, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, कि एक 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, बहुत बड़ा था। तो पहली बार में तो आपको समझ ही नहीं आता है कि अरे बाप रे ये क्या लिख दिया, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, दिस इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है। तो जब मैंने सेकंड टाइम रीड किया तब भी समझ नहीं आया, फिर थर्ड में मैंने सोचा छोड़ो, समझना क्या है इसमें, कुछ कॉमन सेंस अप्लाई करता हूँ। तो मुझे एक स्टेटमेंट मिल गया, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट समथिंग कुछ कि कॉटन शुगर केन प्रोडक्शन इज मोर देन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन। अब मैंने ये सोचा कि कॉटन और शुगर केन जो भी था, एक है क्रॉप तो एक ही है, ऑयल सीड्स 7-8 क्रॉप होते हैं। अग्रीड, बहुत बेसिक नॉलेज, बहुत बेसिक कॉमन सेंस, एवरीबॉडी नोज दैट कि ऑयल सीड्स मोर देन 1 होते हैं एटलीस्ट। तो मैंने सोचा 7-8 क्रॉप का प्रोडक्शन एक क्रॉप के प्रोडक्शन से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। और उसी पॉइंट पे मैंने वो स्टेटमेंट को मार्क किया कि नहीं ये गलत होगा, और इत्तेफाक से वो मेरा आंसर है। तो ये आपका गेम संयम का क्यों है? क्योंकि आप वहां पे कितने धैर्य से क्वेश्चन समझ के कर पाते हैं, और ये वहां पे नहीं आता, ये आपकी प्रैक्टिस से आता है। मैं देखता हूं कि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जो पेपर सॉल्व करते हैं नॉलेज के लिए, कि वो कोचिंग वाले क्या आंसर्स दे देते हैं, वो पढ़ लो ताकि नॉलेज बढ़ जाए। लेकिन ये आपकी अप्रोच गलत है। नॉलेज बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर को पेपर सॉल्व करने की अप्रोच समझने के लिए करिए। आप ट्राई करिए कि क्या आप पेपर से ये सीख रहे हैं कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, और उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि जो D-Day हो आपका, यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन हो, आपको वो चीज़ नॉर्मल लगे, आपको कुछ अलग ना लगे। ठीक है, ये तो नई चीज़ क्या है इसमें, सेम अप्रोच, सेम चीज़, डेली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड दैट इज मस्ट। प्रैक्टिस इज मस्ट। तो आपने नॉलेज ली, थ्योरेटिकल चीज़ ले ली, उसको अप्लाई करना सीखा, आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया कि नहीं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, उसको वैसे सॉल्व करूंगा। तो ये आता है टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तो ये प्रीलिम्स का बेसिक है।
अब मेंस मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, क्योंकि 5 अटेम्प्ट 5 बार मेंस लिखा था मैंने और 2 इंटरव्यू। तो 3 बार जब मेंस नहीं हुआ, मुझे अच्छे से याद है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे और सीखेंगे। सेकंड में नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं, कुछ गलतियां रह गई होंगी, फिर करूँगा, फिर सीखूंगा। जब थर्ड में नहीं हुआ था मेंस, तो मैंने कहा ये मुझसे होगा क्या मैं ये कर पाऊंगा? आ गया सेल्फ डाउट आ गया। और ये सब में आता है, ये इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन, इट इज़ कॉमन फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। तो मेरे अंदर आ गया सेल्फ डाउट थर्ड अटेम्प्ट में कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेंस तो मेरे लिए भगवान हो गया है कि निकल ही नहीं रहा है। तो 10 दिन मुझे अभी भी याद है, 10 दिन आई वॉज वेरी सैड कि यार मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप खड़े हो जाओ या तो बस बह जाओ, जो पानी चल रहा है उसी में। मैंने कहा नहीं यार, इतना आगे आया हूँ, थोड़ी और मेहनत करूंगा। मैं फिर बैठा, पेपर निकाला, फिर सीखा कि क्या गलती कर रहा हूँ। मेंस का पेपर निकाला, फिर मैंने आंसर्स देखे, फिर सीखा कि नहीं यार मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा तो बेटर होगा। और जीवन में मैंने कभी 2 पेन यूज़ नहीं किए होंगे शायद फर्स्ट क्लास से। मैंने कहा मैं तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए पेन तक 2 यूज़ कर लेता हूँ। पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका खुद के प्रति और अपने गोल के प्रति पैशन इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, अब जो भी होगा आई डू इट। मुझे पता था मेरी राइटिंग नॉर्मल है, तो क्यों ना अपन दूसरे तरीकों से चेंज करें। अल्टीमेटली चेकर को आपको उन 250 वर्ड्स पे मार्क्स देने और आपका फ्यूचर उन 250 वर्ड्स पे, तो उन 250 वर्ड्स को कितना अच्छा बनाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके पैशन पे डिपेंड करता है कि आप हर चीज़ को कैसे इंप्रूव करें। या तो आप सोच लें कि यूपीएससी की गलती है कि वो मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहा। क्यों भैया, कोई पर्सनल ग्रज है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये मत सोचिए कि सामने वाले की गलती है, खुद पे आइए, खुद समझिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए मेंस के लिए मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंटर्स बता देता हूं कि सबसे पहले होता है इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस। कि सिलेबस का 4 पार्ट्स हैं जीएस में और ऑप्शनल अलग। तो 4 पार्ट ऑफ जीएस को सिलेबस वाइज डिवाइड करें तो करीब करीब 15 से 16 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक। मेक नोट्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। ऑब्वियसली जो कि आपको ऑलरेडी डायरेक्ट दिए हुए हैं, डायरेक्ट जो रेफरेंस बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज में, वो अलग बात है। टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं मेंस में तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन समहाउ डायरेक्ट होते हैं। तो अगर आप वहां पे गलती कर गए तो डेफिनेटली आपका मार्क्स कम होगा, क्योंकि बाकी लोग कर लेंगे। ये होता है बेसिक चीज कि सिलेबस। लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बस लिखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। नोट मेकिंग का ये मतलब होता है, मेरे लिए 5 पहलू आने चाहिए उसमें। पहला, ये चीज क्या है, व्हाट इज एक्स, वॉट एवर द टॉपिक इज। दूसरा पहलू होता है इश्यूज, क्या दिक्कतें हैं। तीसरा पहलू होता है सॉल्यूशंस। चौथा पहलू होता है फैक्ट, कुछ उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट। और 5वां पहलू होता है गवर्नमेंट स्कीम्स। इन पहलुओं को समझिए और नोट्स बनाइए। और नोट्स ऐसे बनाइए, ये दिमाग में रखिएगा, 2 चीजें। पहला, क्या आप उसे रिवाइज कर पाएंगे? अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो वो नोट्स आपके कोई यूटिलाइजेशन के नहीं, क्योंकि कोई अपन रोबोट तो है नहीं कि मुझे एक बार में याद हो जाएगा। तो आप उसको रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ मैं रिवाइज कर लूंगा मिनिमम वर्ड्स में। और दूसरी चीज होती है, क्या आप इसको एज इट इज एग्जाम में पेपर में पुट कर पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली चेकर घर तो आएगा नहीं आपको एसेस करने, तो आप वो पेपर पे पुट कर पाएंगे या नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो नोट मेकिंग में ये 2 पहलू ध्यान रखिए। इसलिए ग्रेजुअली, ये मैंने 2 अटेम्प्ट तक नहीं सीखा था, 3rd अटेम्प्ट में जाके मैंने सीखा, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मेरे पास जैसे सर ने बोला कोच गाइडेंस है, सच कुछ थी नहीं। तो मैंने खुद ही सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, टॉपर्स की वीडियो देख के सीखा। और ये जो टॉपर्स के वीडियो होते हैं, ये ब्रह्मांड नहीं देखते हैं अपन। हर टॉपर का वीडियो देखे जा रहे हैं, 100 वीडियो देख लिए, समझ कुछ आया नहीं। क्यों? हर टॉपर का अपना एक तरीका है पेपर निकालने का, हर टॉपर की अपनी एक
स्ट्रेटजी है। तो कोई भी 1 से 2 टॉपर लीजिए, रैंकर्स या फिर एक्सपीरियंस्ड पीपल। देखो, जो सफल नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानता नहीं है, कुछ वक्त का होता है, कुछ उसकी मेहनत होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उन्हें नॉलेज पूरी होती है। तो कोई भी 1-2 एक्सपीरियंस लोग या टॉपर लीजिए और उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, 10 लोगों को मत करिए। दूसरा पहलू होता है सिलेबस के बाद इसमें सोर्सेज क्या यूज करें। तो सोर्सेज जो होते हैं वो बहुत सोर्सेज है मार्केट में, बहुत। मैं पर्सनली प्रेफर किया था विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल, तो वो बड़ा आसान तरीके से आपको चीज़ें बता देता है, उसमें से अपने नोट्स बनाइए, छाटिए और ख़त्म। जैसे आपको एग्जांपल दो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 50 पेज थे, तो उसको मैंने 3 पेज में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि आपको जानना तो उतना ही है, लिखना तो उतना ही है। अब कोई कहता है योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो, मैं तो नहीं मानता। अब आप सोचो, एक टॉपिक पे 50 पेज योजना कुरुक्षेत्र, वो भी आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा छोटे छोटे फॉन्ट्स में। लिखना तो आपको 250 वर्ड ही है, कौन सी पीएचडी करनी है। तो उन चीजों को पढ़िए, उन चीजों को करिए जिसमें इनपुट आउटपुट रेशो बहुत अच्छा ना हो, मतलब आप कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आर्ट एंड कल्चर 5-6 बुक पढ़े जा रहे हैं, कितना पढ़ लो तो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता आर्ट एंड कल्चर का। इसलिए सोर्स लिमिट करो और उस पर अपना कमांड बनाओ। जिस दिन कमांड बना लिया और प्रैक्टिस कर ली, पेपर बहुत दूर नहीं है आपसे। मुझे ये समझने में टाइम लगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ही इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप ना टाइम लगाएं। तीसरा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट अफेयर्स, मेंस का। तो मतलब समझ नहीं आता कि क्या करो। देखो, बहुत ज़्यादा इधर उधर मत करना। एक मैगजीन पकड़ो मंथली, उसमें से टॉपिक्स निकाल लो मेंस के, और उसके जो मैंने 5 पहलू बताए उन पे नोट्स बना लो। मोर देन इनफ। उसको एक सेपरेट फाइल में रख दो। फिर जो कंपाइलेशन आते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसको ऐड कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा हो, फालतू का नहीं लिखना है, जो एक्स्ट्रा हो वो ऐड कर लिया। आप प्रोसेस को जितना सिंपल बनाएंगे, जितना सिंपल वेज में डिवाइड करेंगे, उतना ही आप उस पर परफेक्शन ला पाएंगे। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेंगे, खुद को ही समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसके बाद इन सबका जो क्रक्स होता है वो होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ही आपका मेन पहलू है, जिसमें मैं बहुत लैग करता था, जो कि मैंने वक्त के साथ सीखा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग 2 तरीके हैं, टेस्ट सीरीज भी है और डेली भी है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप डेली लिखिए। डेली क्यों लिखिए? एक रीइंफोर्सिंग साइकिल क्रिएट होती है। आज सीखा, कल अप्लाई किया, आज गलती करी, कल नहीं की। तो ऐसे आप जब डेली 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 लिखते हैं तो आपका दिमाग इतना प्रिपेयर हो जाता है डेली लिख के कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। और जो टेस्ट होते हैं उसको वीकली दीजिए, वीकली या बाय वीकली। तो आप डेली सीख रहे हैं, टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। सीखा, अप्लाई किया, सीखा, अप्लाई किया। तो ये जो चेन बनती है, थोड़ा आप बाहर बोलिए ना, एक्सक्यूज मी, बाहर बोल के नहीं। तो ये जो चेन होती है, ये चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप सीखे, अप्लाई किया, टेस्ट सीरीज में अप्लाई किया, आपको रिव्यू मिले, आपने और इम्प्रूव किया। और बस इनिशियल हेजिटेशन हटा लेना। मुझे अभी भी याद है जब मैंने ऐसे का पेपर दिया था तो मेरा हाथ कब आ रहा था कि मैं लिखूंगा कैसे, जब मेरा फर्स्ट ऐसे था। लेकिन यही तो अपना सीखना है, यही तो मेंटल ब्लॉकेट तोड़ना है। जब आप अपना माइंड प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं लिख पाऊंगा। हम भी यही सोचते थे, पीछे रह गए, तोड़ा, और आज आप अभी भी बैठ के लिखवाओगे, कुछ तो लिख ही देंगे। तो ये होती है खुद की प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन, माइंड प्रिपरेशन। क्लियर? तो इस तरीके से आप मेंस प्रिपेयर कीजिए, हर एक स्टेप। और जिस ईयर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप जंप मत करिए, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप पे इक्वल फोकस कीजिए, ताकि आप बेस ना भूलें लेकिन एडवांस्ड भी अप्लाई कर पाए। तो ये जो बेस और एडवांस का मिक्सचर होगा वो ही आपको ये पेपर क्लियर करवाएगा। क्लियर? इसके बाद आता है इंटरव्यू, बहुत बात की स्टेज है, लेकिन इंटरव्यू की प्रिपरेशन पढ़ाई से तो होती है, ठीक है वो सब,
लेकिन आपके पर्सनैलिटी से होती है। पहले इंटरव्यू में मैंने ये समझ लिया था कि मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं नर्वस हो गया था, बहुत नर्वस हो गया था। जब वो बाहर बैठाते हैं आपको, 2-3 मिनट का जो गैप होता है अंदर बुलाने में, अगर आप अपनी नर्व लूज कर जाते हो उस इंटरव्यू के पहले, तो आप क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन भी जवाब देने में आपको दिक्कत आने लगती है, आप हड़बड़ाते हो, आप अच्छे से अपने फ्रेम नहीं कर पाते हो चीज़ें। तो इंटरव्यू की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितना उसको लाइटली और बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हो। देखो, अगर आप 4 लोगों से मिल रहे हो और 4 लोगों से मिल रहे हो, तो वो आपसे मिलके खुश हुए ना हुए हो, उसी बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप अगली बार वो आपसे मिलेंगे या नहीं। इसलिए इंटरव्यू में मार्क्स आने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको मजा आना चाहिए। मजे का मतलब ये नहीं है कि वहां सर्कस करना है। मजे का मतलब ये होता है कि कितने आप अच्छे से अपने आंसर्स पुट कर रहे हैं, लाइट वे में ले रहे हैं, अननेसेसरी का उनको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं चीजें। क्योंकि वो आप जिस स्टेज पे आप घुस रहे हैं वो उस चीज से निकल चुके हैं पूरा कंप्लीट करके, तो वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इसलिए इतने ऑनेस्टली और उस तरीके से जवाब दीजिए कि सामने वाले को लगे नहीं, ही इज बॉर्न टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज बॉर्न टू बी एन ऑफिसर। और ये आप डेली अपने एटीट्यूड में लाइए, डेली अपनी कार्यशैली में लाइए, एक्टिविटीज में लाइए कि आप अपने आसपास इश्यूज देखते हैं। जैसे आज मैं गोरखपुर आया हूं, तो मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि वो एक रोड है, वो तो ठीक है, लेकिन जो घर है वो अभी भी बहुत से कच्चे थे। तो ये जो आप ऑब्जर्व करते हैं आसपास की चीजें, आप लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, ये चीजें, लेकिन आप ये भी ऑब्जर्व करिए बिकॉज यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टुमारो, यू विल बी द फेस ऑफ इंडिया टुमारो। तो क्या आप आज समझते हैं चीजें, क्या आप आज चीजें करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कल क्या करेंगे। तो आप बहुत ही अलग अलग जगह से आए होंगे, तो आप ये समझिए, आसपास चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्योंकि आपको सब लोग बाउंड करेंगे, स्पेशली लड़कियों को सब कहेंगे कि अरे मत करो, ये करो, शादी कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। क्यों कर लो भाई, हम कैसे के लिए पैदा हुए हैं? अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। मैं भी एक ठीक ठाक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूं, लेकिन उन सारी लग्जरीज को छोड़ के एक कमरे में रह के वही सड़ा सा डेली खाना खाना टिफिन का, वही चीज करना 6 साल, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मेरी रियलिटी थी लाइफ की। इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं यहाँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट का पेन और सफरिंग क्या होती है। तो आप ये समझिए कि जब सेक्रीफाइस जो होता है, उसी से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इतनी आसान होता है आइडेंटिटी क्रिएट करना, तो फिर सभी लोग कर लेते। तो आप क्यों ये एग्जाम कर रहे हैं? इसलिए इस एग्जाम के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है? माइंडसेट प्रिपेयर करना। जब बार बार आपकी लाइफ में फेलियर आएगा, बार बार इश्यूज आएंगे, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज, किसी को मेंटल इश्यूज, किसी को कुछ इश्यूज, आप वापस खड़े कैसे होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगा। तो छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी मुश्किलों से हारिएगा मत। और ये सिर्फ यूपीएससी में नहीं, लाइफ में आप कुछ भी करें। जैसे कल ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे घोषित किया है, जो आज है। स्टार्टअप डे क्यों होता है? कि स्टार्टअप जो होते हैं वो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड पे चलते हैं। नेवर गिव अप, कि ठीक है स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी। आप कोई भी स्टार्टअप के ओनर की स्टोरी देख लीजिए, सेम स्टोरी यूपीएससी एस्पिरेंट की होती है। आप कैसे भी जी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि एक दिन बस वो एक दिन का इंतजार करते हो। तो ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है, इसको रखो। और ये कैसे आता है? ये मैंने सेकंड अटेम्प्ट तक मुझे भी समझ नहीं आता था। थर्ड फोर्थ में मुझे समझ आया कि आप डेली प्रैक्टिस में लाइए। मैं डेली मेडिटेशन करता था, एक्सरसाइज रूटीन मेरा फिक्स था। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं 2 घंटे बॉडी बनाए जा रहे हैं। एक्सरसाइज का मतलब 25 to 30 मिनट्स में घर में आ जाता था। इससे क्या होता है? आप यूपीएससी और लाइफ का बैलेंस क्रिएट करते हैं। जब आप बैलेंस क्रिएट करना सीख जाते हैं,
तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि यूपीएससी फिर एक पार्ट बन जाता है लाइफ का, लाइफ नहीं बन जाता। इन चीज़ों को समझिए कि जब आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, जो हमेशा यही बोलते हैं कि अरे तुम क्या करोगे, अरे छोड़ो, थोड़े नॉर्मल एग्जाम दे लो, बैंक, एसएससी, यूपीएससी के कंपैरिजन, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। क्योंकि जो लोग आपको या आपके घर वालों को आज सुना रहे हैं, वो ही लोग कल आपके बारे में बातें करेंगे कि अरे वो मेरे दुकान पे सामान लेने आता था, आज ये बन गया। ये लिटरली मेरे साथ हुआ है कि मैं जिस जनरल स्टोर पे जाता था, गया होऊंगा कभी, तो वो बोला अरे मेरे यहाँ वो आता था ना लड़का, वो आईपीएस बन गया। मैं सुन के अमेज्ड हो गया कि अच्छा, इतना खुश तो मैं नहीं हुआ जितना ये हो रहा है। तो ये जो लोग होते हैं, जैसे सर ने बोला कि शक्ति को वो करते हैं, शक्ति हो ना हो, व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ इसलिए जाने कि मैं एक ऑफिसर हूं या आईपीएस हूं, एज अ पर्सन जानना चाहिए इंसान को, और ये ही आपको एक ऑफिसर भी बनाएगा, या फिर जो भी आप लाइफ में करना चाहें वो करवाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। प्रोसेस तो सही कर लो पहले, प्रोसेस पे फोकस करो कि मैं ये मेरे अभी थोड़े स्क्रू टाइट करने हैं मुझे, ये करूंगा तब जाके रिजल्ट मिलेगा। मैं तो ऐसे ही सीखा है, हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेज, जब फेलियर हुआ मैंने सीखा कि नहीं, इसको ऐसे करूंगा तो बेहतर होगा। क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन बेहतर तो करूं। कोई एक मेरे साथ वाला इंसान नहीं कह सकता कि मैंने अपना 200% नहीं दिया। उनका कहना या कहना नहीं कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे अंदर की वो था पैशन की नहीं, अगर मैं आज कम पड़ गया तो मैं अपना कल नहीं बना पाऊंगा। इसलिए आईएएस निकालने के लिए या फिर आईपीएस, कुछ भी, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम या कोई भी बिजनेस, कुछ भी करने की सबसे पहले जरूरी है माइंडसेट बनाओ, और फिर इस तरीके से प्रिपेयर करो कि अच्छे से स्ट्रेटेजिकली चलो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को अप्लाई करना है। तो ज्यादा देरी नहीं होगी, आप भी मेरी जगह पे बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि आप में और मुझ में बहुत डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप का बैकग्राउंड है, सेम चीजें हैं। लेकिन आप ये समझिए कि बस मैं डटा रहा, खुद को इम्प्रूव करता रहा, कोई ईगो नहीं, इम्प्रूव करो और एक दिन जरूर आप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप कुछ सीखे होंगे, एंड आई थिंक वी आर डन विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच। चलो जाए।